नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। अभिवादन स्वीकार कीजिए आप IK3 का। क्राइम चौपाल के मंच से मैं आज आपके सामने क्राइम स्टोरी ना लाके एक मोहब्बत की कहानी लेके आया हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि आपके होस्ट IK3 को आज क्या हो गया। क्राइम स्टोरी करते करते अचानक लव स्टोरी कहाँ से आ गई। आज की जो कहानी है वो सच्चे प्यार करने वालों की है कि एक मोहब्बत ऐसी भी हो सकती है। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। आगरा को मोहब्बत की नगरी माना जाता है। इसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम देने वाला ताजमहल यहीं है। हजारों जोड़े हर साल आगरा सिर्फ ताजमहल देखने के लिए आते हैं और राजू और गौरी भी कई सौ किलोमीटर का सफर तय करके प्रेम की इस इमारत को देखने के लिए आए थे। लेकिन ताजमहल देखते हुए उन्हें कहाँ पता था कि वो आगरा से कभी वापस नहीं जा सकेंगे। दोस्तों, कर्नाटक स्टेट में एक जिला पड़ता जिसका नाम है गदग। गदग के ही कोन्नूर गांव में रहता था हनुमंत का परिवार। राजू हनुमंत का बड़ा बेटा था और राजू के अलावा हनुमंत की 2 संतानें और भी थीं। चूंकि हनुमंत की टेलरिंग की दुकान थी, वो लोगों के कपड़े सिल कर परिवार का पालन पोषण करता था। बेटा राजू जब हाई स्कूल से आगे नहीं पढ़ सका तो उसके पिता हनुमंत ने उसे भी टेलरिंग के काम में लगा दिया। सिर्फ 2-3 साल में ही राजू बहुत अच्छा टेलर बन गया और वो खुद कमाने लगा। जब राजू खुद पैसे कमाने लगा तो वो बन ठन के टिप टॉप से रहने लगा। राजू को गली की गौरी बचपन से ही बहुत अच्छी लगती थी। वे उसके घर से थोड़ी दूर रहती थी, इसलिए कभी भी उससे बातचीत करने का उसे मौका नहीं मिला। गौरी हमेशा राजू की दुकान के सामने से स्कूल आती जाती थी, इसलिए उसके स्कूल आते जाते समय हमेशा राजू अपनी दुकान के बाहर खड़ा हो जाता था। इस तरह देखते देखते राजू एक दिन उसे मनी मन चाहने लगा। लेकिन एक दिन गौरी जब उसकी दुकान पर अचानक कपड़े सिलवाने आ गई तो राजू को बात करने का मौका मिल गया। राजू ने नाप लेने के बहाने गौरी से पूछ ही लिया कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़की ने भी कातिलों की तरह मुस्कुराते हुए अपना नाम गौरी बताया। गौरी की हंसी राजू के दिल में उतरती चली गई। राजू ने गौरी को हिम्मत करके बोल ही दिया कि तुम सच में बहुत अच्छी हो। राजू की बात सुन के गौरी मुस्कुराई और वहां से चली गई। गौरी की निश्चल हंसी का राजू दीवाना सा हो गया था। 4 दिन बाद उसने गौरी को सिले हुए कपड़े ले जाने को कहा था, लेकिन वो अगले दिन ही गौरी के आने का इंतजार करने लगा। जिस अंदाज में राजू ने गौरी से बातें की थी उसका मतलब गौरी भी समझ गई थी, लेकिन उसने राजू को महसूस नहीं होने दिया। दूसरी तरफ राजू ने सोच लिया था कि जैसे ही गौरी कपड़े लेने आएगी वो अपने मन की बात उसे कह देगा। चौथे दिन शाम को राजू दुकान पर जब अकेला था तो संयोग से उस समय गौरी का आना हो गया। आते ही गौरी ने राजू से पूछा कि हमारे कपड़े सिल गए। राजू ने हाँ में हाँ मिलाते हुए शोकेस से कपड़े निकालकर गौरी के सामने रख दिए। गौरी जब कपड़े को देखने लगी तो राजू ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि तुम्हारे कपड़े अच्छे सिले हैं। गौरी ने फिर एक मध्यम सी मुस्कुराहट दी और हाँ में हाँ मिलाते हुए राजू को पैसे देके वहां से चली गई। ये मुलाकात कोई खास नहीं थी, फिर भी गौरी के दिल में राजू की तस्वीर उतर गई थी। सिर्फ 15 साल की गौरी भावुक मन से राजू की तरफ खिंचती चली जा रही थी। राजू ने जो कहा था वो बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। अब यह आलम था कि आते जाते उन दोनों की नजरें टकराने लगी। राजू की भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। राजू गौरी से मिलना चाहता था और अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे मिले और उसे कैसे अपनी मन की बात बताए। साथ ही साथ राजू को डर भी था कि कहीं गौरी बुरा ना मान जाए। हिम्मत करके एक दिन राजू छुट्टी के समय गौरी के कॉलेज के सामने आकर खड़ा हो गया। गौरी जब कॉलेज से अपनी सहेलियों के साथ निकली तो राजू को खड़ा हुआ देखकर उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। राजू ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। गौरी भी अपनी सहेलियों से अलग होकर राजू के पास आ गई। जैसे ही वो राजू के पास आई, राजू ने उसे मोटरसाइकिल पर बैठने का इशारा किया। गौरी मोटरसाइकिल में बैठी तो राजू ने तेजी से बाइक चालू करते हुए आगे बढ़ा दी। गौरी भी बोली कि हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे घर जाना है। राजू ने कहा चली जाना, आज मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। राजू ने जब ऐसा कहा तो गौरी ने हंसते हुए कहा कि यही ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। राजू ने भी बिना किसी संकोच के गौरी से अपने दिल की सारी बातें कह दी। गौरी भी मुस्कुराकर बोली कि हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब राजू ने गौरी की तरफ हैरानी से देखा तो गौरी ने नजरें झुका ली। दोस्तों, ये थी राजू और गौरी के प्रेम की शुरुआत। अक्सर देखा जाता है कि प्रेम करने वालों की प्यार की शुरुआत अक्सर इसी तरह होती है, लेकिन इसके बाद कभी कभी यही जीवन के लिए ऐसा नासुर बन जाता है जो पूरे जीवन को लील लेता है। गौरी के पिता की मौत हो चुकी थी। वो अपनी माँ शैला और बड़ी बहन रजनी के साथ अपने मामा रघु के घर रहती थी। पिता की मौत हो जाने के बाद मामा उन्हें अपने साथ ले गए थे। रजनी BSc कर रही थी जबकि गौरी 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। इसी नादान उम्र में गौरी को राजू से प्यार हो गया था। प्यार एक ऐसी चीज है जिसे कितना भी छुपा के रखा जाए कभी ना कभी समाज की नजरों में आ ही जाता है। राजू और गौरी की मुलाकातें मोबाइल के जरिए तय होने लगी। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा, लेकिन क्या उनके प्यार को मंजिल मिल पाएगी, इस बात को लेकर दोनों को ही शक था। दरअसल दोनों के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा था जाति।
गौरी कन्नड़ थी और राजू मराठी। दोनों को ही पता था कि समाज की नज़रों में जैसे उनका प्यार आएगा उस दिन तूफान आ जाएगा। एक दिन गौरी ने राजू से पूछ ही लिया, राजू अगर समाज ने हमारे संबंधों को कबूल नहीं किया तो हम क्या करेंगे। राजू ने भी गौरी को भरोसा दिलाया कि दुनिया वाले कुछ भी कहें वो उसका साथ हरगिज नहीं छोड़ेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसे जुदा नहीं कर सकेगी। दोनों साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे। प्यार की दीवानगी राजू के दिलो दिमाग पर छाने लगी तो उसका मन काम से उचट गया। एक दिन उसके पिता ने उसे टोका कि क्या बात है बेटा, आजकल तुम्हारा मन काम में नहीं लग रहा है। कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम दुकान से भी गायब रहते हो, कस्टमर भी परेशान होते हैं, क्या बात है बताओ तो। कोई बात नहीं पापा, बस ऐसे ही थोड़ा मन उचट गया था, लेकिन आप निश्चिंत रहें, मैं काम पर पूरा ध्यान दे रहा हूँ और आगे से अब शिकायत नहीं मिलेगी, ऐसा राजू ने कहा। इस दिन के बाद राजू गौरी से उसी समय मिलता जब उसका सारा काम खत्म हो जाता, ताकि उसके काम पे मोहब्बत का कोई असर ना हो। राजू के मन में सिर्फ एक ही बातें घूमा करती थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसके प्यार के बीच जाती ना आए। राजू का ध्यान फिल्म एक दूजे के लिए की तरफ गया, जिसमें नायक कमल हसन और नायिका रति अग्निहोत्री अलग अलग जाति के थे। फिल्म का ध्यान आते ही राजू ने सोच लिया था कि वह भी उसी तरह अपने प्यार के लिए करेगा जिस तरह की इस फिल्म में हीरो ने किया था। जब एक दिन गौरी की माँ सेला ने गौरी को फोन पर हंस हंस के बातें करते हुए देखा तो उसे शक ही नहीं हुआ, बल्कि उसे लगने लगा कि उसकी बेटी इश्क की खतरनाक राह पर चल पड़ी है। सेला परेशान उठी, उसने गौरी से पूछा तो गौरी ने झूठ बोल दिया। कुछ दिनों बाद गौरी की माँ सेला को उसके दूर के रिश्तेदार नीलकंठ ने बताया कि उसने गौरी को बाजार में राजू टेलर के साथ देखा है। तो बातें पूरी तरह से गौरी की माँ समझ गई। सेला ने उसी समय गौरी से सख्ती से पूछा तो गौरी ने भी कहा कि मम्मी, मैं राजू से प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत चाहता है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। शादी, प्यार, ये सब क्या कह रही है तू? जानती है तेरी उम्र क्या है? और तो और हमारी जाति भी अलग है, इसलिए अब तू ये बात को दिल से निकाल ही ले कि तेरी शादी उससे किसी भी तरह किसी भी हाल में नहीं हो सकती। गौरी ने कहा, पर मम्मी राजू बहुत अच्छा लड़का है, तुम भी उससे बात करोगी तो तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। छोटी सी लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सेला हैरान रह गई। उसने सख्ती से कहा, गौरी अब बहुत हो चुका, कल से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। इतना कहकर सेला अपने काम में लग गई। शाम को जब सेला का भाई रघु जब घर पे लौटा तो सेला ने उसे सारी बातें बता दी। भांजी के प्यार और शादी की जिद के बारे में सुनकर रघु परेशान हो गया, लेकिन उसने बहन को कहा कि घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा। अगले दिन गौरी का मामा राजू की दुकान पर गया और उसे धमकाते हुए कहा कि तू गौरी का पीछा छोड़ दे, यही तेरे लिए अच्छा होगा। मामा, मैं गौरी से बहुत प्यार करता हूँ, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, अगर तूने नहीं माना ना तो दूसरे तरीके से भी मुझे समझाना आता है, रघु ने धमकाते हुए कहा। जिस समय रघु राजू से बातें कर रहा था, नीलकंठ ने उसे देख लिया। नीलकंठ ने पहले भी गौरी और राजू को बाजार में देखा था। वो तुरंत रघु के पास गया और उसने कहा कि मामा तुम चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। दोस्तों, इसके बाद नीलकंठ ने भी राजू को दोबारा धमकाया कि तू संभल जा वरना तुझे जेल की हवा खिला दूंगा। जेल का नाम आते ही राजू जैसा डर गया, क्योंकि वो नीलकंठ की दबंगाई जानता था, लेकिन गौरी को छोड़ना भी उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसने गौरी के साथ जीने मरने की कस्में जो खाई थी। नीलकंठ की दबंगाई के कारण अब मोहल्ले में राजू और गौरी के प्यार के चर्चे ज्यादा होने लगे। परिवार वालों को बदनामी का डर सताने लगा। गौरी पर भी पाबंदियां लगने लगी। इन्हीं पाबंदियों की वजह से गौरी अपने प्रेमी से नहीं मिल पा रही थी। ना मिल पाने की वजह से दोनों बेचैन रहने लगे। राजू गौरी से जल्दी जल्दी कोर्ट मैरिज करना चाहता था, लेकिन समस्या ये थी कि गौरी अभी 16 साल की थी। राजू ने गौरी से शादी करने की बात अपने घर वाले से कही तो एक दिन राजू की माँ अन्नपूर्णा और पिता रघु के घर गए, क्योंकि राजू के माता पिता ने गौरी के मामा से कहा कि अगर बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्यों हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं, हमें गौरी को अपनी बहू बनाने में कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे है, रघु ने कहा, क्योंकि हम दोनों की जाति अलग है, इसलिए हमारा संबंध कभी नहीं हो सकता। राजू के माँ बाप निराश होकर वापस चले गए। अगले ही दिन गौरी ने राजू को फोन करके कहा कि घर वाले उसके लिए रिश्ता तलाश रहे हैं और जल्दी उसकी शादी करा देना चाहते हैं, जबकि वो उसी से शादी करना चाहती है। राजू ने गौरी को विश्वास दिलाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। वो चिंता बिल्कुल भी ना करें, हम इस समाज से कहीं दूर जाकर अपनी दुनिया बसाएंगे। गौरी को भी राजू पर पूरा भरोसा था। वो अपने प्यार के साथ इस जालिम समाज से कहीं दूर जाना चाहती थी, जहां वो अपने सपनों की दुनिया बसा सके। एक दिन राजू ने फोन करके गौरी से कहा कि आगरा में ताजमहल है, जिसे बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की यादगार में बनवाया था। हम दोनों उसी ताज के साये में अपनी दुनिया बसाएंगे। गौरी भी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। राजू ने गौरी को तैयार रहने को कहा था कि वो कभी भी उसे फोन करके आगरा चलने के लिए कह सकता है। राजू जानता था कि जाति का अड़ंगा उसे कभी भी गौरी के साथ अपनी दुनिया बसाने नहीं देगा। गौरी के बालिग होने में अभी 2 साल बाकी थे। इस बीच कुछ भी हो सकता था। उसे सबसे ज्यादा डर दबंग नीलकंठ का था, जो उसे किसी भी केस में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी दे रहा था।
ऐसे में राजू और गौरी योजना बनाकर घर से निकले और दिल्ली जाने वाले ट्रेन में बैठ गए। उस समय राजू की जेब में 50,000 रुपये थे। वो देश की राजधानी में गौरी के साथ अपनी दुनिया बसाना चाहता था ताकि राजधानी की भीड़ में उन्हें कोई ढूंढ ना पाए। दिल्ली पहुंचकर दोनों 3 दिन तक के एक होटल में रुके। वो ताज के दीदार के लिए बेताब थे। 10 अक्टूबर की सुबह 11 बजे आगरा के नज़दीक रेलवे स्टेशन पर वो लोग उतरे। वहां से ऑटो बुक कर होटल ताज पैलेस गए, जहां दोनों ने कमरा नंबर 304 बुक कराया। बताया जाता है कि होटल के रिसेप्शन पर राजू ने गौरी को अपना दोस्त बताया था। आगरा पहुंचकर दोनों बहुत खुश थे। उनकी बरसों की तमन्ना पूरी होने वाली थी। ताजमहल को या तो उन्होंने किताब में पढ़ा था या फिर फिल्मों में देखा था, लेकिन अब वो अपनी आंखों से ताज का दीदार करने वाले थे। होटल में फ्रेश होने के बाद दोनों एक ऑटो लेकर ताजमहल देखने गए। ताजमहल परिसर में प्रवेश करने के बाद उन्हें लगा जैसे सारा वातावरण प्यार की खुशबू से सरोवर है। ताज के सामने पार्क की हरी भरी मुलायम घास पर बैठकर उन्होंने खाना खाया और इसके बाद राजू ने गौरी से पूछा कि गौरी, अब आगे क्या करना है। गौरी की मन की स्थिति बड़ी अजीब सी थी। वो पहली बार घर से बाहर निकली थी, उम्र नादान थी और जीवन का कोई तजुर्बा भी नहीं था। घर से निकलकर पीछे लौटने के सारे दरवाजे वो बंद कराई थी। उसने ठंडी सांस ली और कहा, मैं क्या जानूं। 25 साल के राजू को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके लिए एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। घर वापसी का मतलब था सिर्फ जेल जाना। उसे लगा कि नाबालिग लड़की को भगाने के जुर्म में उसे कम से कम उम्र कैद की सजा होगी। वह जानता था कि समाज उसे कभी माफ नहीं करेगा। इन्हीं सब बातों ने राजू को निराश कर दिया था। राजू गौरी का हाथ पकड़कर बोला, गौरी, हमने साथ में जीने मरने की कसमें खाई थी। अगर हम साथ नहीं जी सकते तो कम से कम साथ मर तो सकते हैं। गौरी राजू की बात सुनकर हैरान रह गई। करीब 1 साल से दोनों मोहब्बत कर रहे थे। गजब का जोश था राजू में। राजू की जिंदादिली से प्रभावित होकर ही गौरी ने उसके साथ दुनिया बसाने चली आई थी। लेकिन आज राजू उसे कुछ थका सा लग रहा था। राजू ने आगे कहा कि शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत उन दोनों की मौत के बाद ही अमर हो गई थी। शाहजहां ने मुमताज की विरह में जीवन का आखिरी दिन गुजारे, लेकिन हम दोनों खुशनसीब हैं कि हम साथ साथ हैं। अगर हम साथ साथ मौत को गले लगा लें तो अगले जन्म में भी हम दोनों साथ रहेंगे। गौरी को भी लगा कि इस दुनिया में जीने से अच्छा है कि एक दूसरे की बाहों में मर जाएं। समाज का डर दोनों को जीने नहीं दे रहा था। दोनों घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर थे। वहां उन्हें कोई भी कुछ कहने सुनने वाला और कोई भी कुछ समझाने वाला नहीं था। इसलिए इन दोनों ने एक भयानक फैसला ले लिया। करीब रात 8 बजे दोनों होटल पर वापस पहुंचे और ऑटो वालों से उन्होंने सुबह आने को कहा कि कल कहीं और घूमने चलेंगे। दोनों बाहर से खाना पैक करा कर लाए थे। साथ में दोनों के पास एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी थी। इसके बाद उन्होंने कमरा अंदर से बंद किया और उस रात उस कमरे में क्या हुआ ये बात कोई नहीं जानता। सुबह ऑटो वाले ने कमरा नंबर 304 का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। ऑटो वाले ने तुरंत होटल मैनेजर को इस बात की जानकारी दी। जब होटल मैनेजर ने भी नॉक किया तो दोनों ने अंदर से दरवाज़ा नहीं खोला। इसके पश्चात होटल मैनेजर ने तुरंत पुलिस को इत्तला की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर आ गई और कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। पुलिस जब अंदर आई तो हैरान रह गई। पलंग पर 2 लाशें पड़ी थी। दोनों ने शायद कोल्ड ड्रिंक में कोई जहरीला पदार्थ मिलाकर पी लिया था। इसके अलावा उनके कमरे में एक सुसाइड नोट भी मिला। पुलिस को जो सुसाइड नोट मिला था वो कन्नड़ भाषा में था। उस सुसाइड नोट में दोनों ने अपनी मौत का जिम्मेदार नीलकंठ को ठहराया था। उसमें लिखा था कि नीलकंठ की वजह से ही वो घर छोड़कर आगरा भागे थे और उन्होंने नीलकंठ को कड़ी सजा देने की गुजारिश भी की थी। साथ ही साथ दोनों ने अपने घर वालों को तंग न करने का अनुरोध भी किया था। सुसाइड नोट पर गौरी और राजू के दस्तखत के अलावा 2 मोबाइल नंबर भी लिखे थे। पुलिस को अभी तक ये मालूम नहीं था कि ये दोनों प्रेमी युगल कहाँ से आए हैं। पुलिस ने जब सुसाइड नोट पर लिखे हुए नंबर पर कॉल किया तो पता चला कि यह नंबर कर्नाटक में रहने वाले अमृत का है। अमृत राजू का मामा था। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि राजू पड़ोसी की लड़की के साथ भाग गया था। पुलिस ने दोनों की आत्महत्या करने की सूचना अमृत को दे दी। राजू और गौरी की मौत की सूचना पाकर राजू के घर में हाहाकार मच गया, लेकिन गौरी का परिवार खामोश रहा। गौरी की मां ने साफ कह दिया था कि मेरी बेटी उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो घर छोड़ के गई थी। साथ ही साथ गौरी के मामा ने शव लेने से इनकार भी कर दिया। हनुमंत अपने दूसरे बेटों के साथ आगरा पहुंचा। हनुमंत ने दोनों लाशों की शिनाख्त की। उसके बाद दोनों का दाह संस्कार आगरा के ही एक शमशान में कर दिया। तो दोस्तों, ये थी क्राइम चौपाल पर मोहब्बत की एक सच्ची कहानी। ये कहानी अगर आपको कनेक्ट करती है या आपके दिल को छूती है तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और मेरा आपसे निवेदन है, मेरी गुजारिश है आपसे, मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप जिस भी शहर से, जिस भी जगह से इस वीडियो को देखते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि हमें पता तो चल पाए कि हमारा वीडियो की रीच कहाँ तक के है। तो दोस्तों, आ गया वक्त रुखसत का। आपका होस्ट
IK3 अपने शब्दों को विराम देता है और जल्दी मिलता है एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।